सभी स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी का मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं, जो मेरे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन का एक सेट है, जिसमें 1 से लेकर 60 होगा। और इससे पहले भी सेट 1 जारी कर चुके हैं, जिसमें 1 से 60 तक का वीडियो बनाए हैं। और आज इसका सेट नंबर 2 जो है उसके बारे में स्पेशल बात करेंगे। तो चलिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है उसको गौर से देखेंगे। 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, विशेष दान मतलब कह रहा है कि दान 2 तरह का होता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। यानी डोनेशन जो होता है, स्पाइस डोनेशन यानी स्पेशल डोनेशन, ये क्या होता है? तो देखिए, स्पेशल डोनेशन किसी भी क्लब को, किसी भी संस्था को मिलता है तो देने वाला व्यक्ति एक जिम्मेवारी लगा देता है कि आपको इस दान को फलानी जगह यूज करना है, यानी इससे दान को आय नहीं माना जा सकता है। ऐसे दान को पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा, ऐसे दान को कैपिटल रिसिप्ट में माना जाएगा। इसलिए इसका ए आंसर होगा, इसका ए नंबर आंसर होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना चाहिए? कह राइटर कि एंट्रांस फी में के बारे में कुछ स्पेशल, कुछ राइटर प्रश्न नहीं दे रहा है तो उसको क्या मानना चाहिए? तो उसको यानी प्रवेश शुल्क को उस समय रिव्यू रिसिप्ट मानना चाहिए, रिव्यू रिसिप्ट मानना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न, इनमें कौन से अलाभकारी संगठन नहीं है? मतलब कह रहा है कि बताइए इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं है? तो स्कूल जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अस्पताल भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब भी नॉन प्रॉफिट है। ये सभी संस्था पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं खोले जाते, बशर्ते कि इनको मानव सेवा कल्याण के लिए होते हैं और साझेदारी फॉर्म लाभ कमाने वाले संस्था है। इसलिए इसको संस्था का आंसर डी होगा। यही एक संस्था है जो 9 लाभ कमाने वाली संस्था के लिस्ट में नहीं है, ये लाभ कमाने वाली संस्था है। अब चौथा नंबर, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? देखिए, ये प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? तो ये प्राप्ति और भुगतान खाता जो मतलब एक्चुअल में जो पैसा आपको आता है या जाता है वही रिसिप्ट और पेमेंट पे लिखते हैं। तो रिसिप्ट पेमेंट में कोई काल्पनिक बात नहीं लिखा जाता है, रिसिप्ट पेमेंट में वही चीज लिखा जाता है जिसमें पैसा आए और पैसा जाए, तो वास्तव में रियल अकाउंट के रूप में इसको जाना जाता है। इसलिए इसका बी आंसर होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर, गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर संपत्ति का अधिकार क्या माना जाता है? देखिए, ये सवाल पिछले भी क्लास आपको सेक्शन में गया था कि अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, गौर से देखेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड मान लीजिए 1 लाख आ गया जोड़ने से टोटल, इधर जोड़ने से 90,000 आ रहा है, तो इधर भी 1 लाख लिखा जाएगा। तो इधर जो कम आएगा 10,000 क्या माना जाएगा? तो उसको अगर लायबिलिटी साइड में इस तरह का कंडीशन है और कम आता है तो उसको कैपिटल फंड बोला जाता है। कैपिटल फंड यानी ए नंबर सेक्शन, इसका आंसर 5 का ए नंबर आंसर इसका होगा, 5 का ए होगा। आदर्श चालू अनुपात है। देखिए, आइडल करेंट रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ना है कि आदर्श अनुपात क्या है। तो आदर्श अनुपात होता है 2:1। 2:1, इसको याद रखेंगे, 100% पूछता है 2:1 नहीं, इसका आंसर ए होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा, 2:1 हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2:1 था। अब 7 नंबर क्वेश्चन को गौर करेंगे। आय व्यय खाता दर्शाता है, इनकम इन एक्सपेंडिचर क्या दर्शाता है? सरप्लस, हाँ ये भी दर्शाता है, डिफिक्सिट ये भी दर्शाता है, नेट नहीं, ये नहीं दर्शाता है। लिख रहा है कि दोनों, तो ये वाला आंसर हम कैसे मानेंगे? इसमें एक ही ऑप्शन होगा, तो ऐसे सवाल का दोनों भाग होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। गुड। अब इसके बाद बात करते हैं, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है? तो 200 हो सकती है, 200 हो सकती है। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है? 200 हो सकती है। फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है।
तो देखिए जो नया वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाए हुए हैं, थोड़ा सा आउटसोर्स में आवाज़ आ रही है इसलिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा था। चलिए कोई बात नहीं है। एक फॉर्म जो है यहाँ लिख रहा है 9 नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे 9 नंबर। एक फॉर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज कह रहा है, फॉर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज क्या हो सकता है। यानी देखिए ये आपके फॉर्म पर निवेदन क्या है, तो अगर हमको कोई कर्जा दे रहा है, हमको कोई ब्याज दे रहा है, तो हमारे लिए चार्ज है, हमको देना पड़ेगा। हम कंपनी चलाते हैं, हम कहीं से कर्जा लिए हैं, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट देंगे वो क्या एक तरह का चार्ज है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला जो प्रश्न होगा, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज क्या है। साझेदारी के पूंजी पर ब्याज क्या है, तो ये भी एक तरह का साझेदारी का पूंजी पर ब्याज जो है। यहाँ सवाल थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसका आंसर आपकी नज़र से दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर। जब हम किसी साझेदार पर ब्याज देते हैं तो वह एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसका आंसर ये आप लोग सुधार लीजिएगा, विनियोजन नहीं होता है, ठीक है, ये एक्सपेंस होगा। चलिए विद्यमान ये नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा क्या पता नहीं सेट में आंसर टाइप है, लेकिन यहाँ पर ये होगा। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। कह रहा है विद्यमान मतलब वर्तमान साझेदार के लाभ अनुपात में परिवर्तन से क्या क्या आता है, रिवैल्यूएशन फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म का पुनर्गठन। यानी 11 नंबर इसका सही, इसी नंबर इसका बी नंबर आंसर सही होगा। यानी आप कोई भी फॉर्म में चेंजिंग हो तो उसको क्या बोलता है, फॉर्म का पुनर्गठन। अब आइए गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा। गेनिंग रेशियो यानी ओल्ड माइनस न्यू कि न्यू माइनस ओल्ड कि सेक्रीफाइस माइनस ओल्ड कि नॉन ऑफ दिस। ये जो 12 नंबर सवाल है इसके गेनिंग रेशियो जब भी निकाला है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ऑप्शन होता है। गेनिंग रेशियो मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सॉरी ये वाला एक नंबर एब्सोल्यूटली है, इसका ए नंबर आंसर होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर 13 नंबर आया, ध्यान से सभी बच्चे सुनते रहेंगे। दे 13 समान लाभ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान लाभ यानी कह रहा है राइटर कि जो समान लाभ है औसत लाभ के अधिक तो क्या कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। 13 नंबर सवाल का आदर्श तरल त्वरित अनुपात लिक्विड रेशियो पूछ रहा है, तो लिक्विड रेशियो क्या है, मतलब देखिए वो आपको करंट रेशियो का स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसका अनुपात 1:1 होगा। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं। देखिए कोई भी पार्टनर फॉर्म में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, एडमिशन करता है, तो उसके द्वारा गुडविल की राशि जो लाई जाती है उसको किस अनुपात में बांटा जाता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। इसलिए इसका आंसर सी होगा, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है 16 नंबर। पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम पक्ष में जमा पक्ष के अधिकार को क्या कहा जाता है। देखिए कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाए। देखिए इस सवाल से ऑर्डिनरी थोड़ा सा सवाल में आप लोग जाएंगे तो कह रहा है कि मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में देखिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो और डेबिट साइड का अमाउंट कम हो, तो इसमें जो बैलेंस फिगर लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रॉफिट बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब अगला सवाल, एक साझेदार ए तथा 20 साझेदार हैं, सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी पूंजी के लिए इतना रुपया लाता है, तो फर्म की कुल पूंजी क्या होगा। देखिए बड़ी सटीक आंसर निकालना होगा। 1,20,000 ला रहा है, 1,20,000 1/5 हिस्सा के लिए, 1/5 हिस्सा के लिए ला रहा है 1,20,000, इसलिए कुल हिस्सा के लिए 1,20,000 गुना 5 कर देंगे तो जो आएगा आपके पास 6 लाख आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 6 होना चाहिए, यानी 6 लाख होना चाहिए। ये वाला आंसर 17 का होगा। तो चलिए इसके सवाल का जवाब आप लोग को आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित लाभ और संचय हस्तांतरण किया जाता है। कह रहा है
कि प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। आपको मालूम है कि जो भी रिजर्व हो और प्रॉफिट लॉस हो तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर के बीच में लिया के बांटा जाता है। इसलिए इसका आपको ये वाला होगा, यानी इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन्नीस नंबर, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते के किस अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है। राइटर कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है। तो बहुत अच्छा सवाल दिया है 19 नंबर सवाल। तो इसका आंसर होगा कि पुनर्मूल्यांकन खाते के साझेदार के जो किस अनुपात में जो लाभ या हानि हो तो पुराने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है ना, उसमें नया रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए, अमन राजा शांतु लाभ को इतना अनुपात में बांटते थे। राजा अवकाश ग्रहण करता है, अमन और शांतु लाभ या अनुपात क्या होगा। देखिए ये बड़ी सिंपल सवाल, देखिए यहाँ से बनाते हैं। तीनों पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, इसमें से अमन राजा हट रहा है तो राजा को काट दीजिए, राजा काट दीजिए, ये जो बच गया यही इसका नया अनुपात होगा, यानी इसका आंसर आपको बी नंबर होगा, यानी बी नंबर आंसर आपका होगा। 20 का 20 का यानी बी नंबर होगा। चलिए आगे सवाल चलते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात गणना की जाती है कब, गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है। प्रवेश के समय, अवकाश के समय, विघटन के समय। देखिए प्रवेश के समय तो नहीं याद किया जाता है, डिसोल्यूशन में कोई रेशियो नहीं निकाला जाता है। अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला जो मेरे पास प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को किस अनुपात में बांटा है। सभी साझेदार द्वारा, शेष साझेदार, सभी साझेदार द्वारा बांटा जाता है। इसका 22 का जो आंसर होगा ये आपको सभी साझेदार बांटते हैं। पार्टनरशिप से बहुत क्वेश्चन इसमें सेट है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। सभी साझेदार द्वारा, शेष बचे हुए साझेदार द्वारा, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार, इनसे कोई नहीं। देखिए 23 नंबर जो सवाल का आंसर है, इसका मतलब यही है कि जब कोई भी पार्टनर अवकाश ग्रहण करे उस समय जो आप रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो संचित लाभ को कहाँ करना है, तो सभी साझेदार के बीच में करना होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए उसके बाद ये होगा। अब 24 नंबर, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान, मृतक साझेदार के देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है। मृतक साझेदार जब मर जाए तो उसकी जो भी राशि बचती है उसके किसको किया जाता है, उसके फादर को, उसके वाइफ को, फ्रेंड को नहीं, ये कुछ नहीं होता है, उसके एक्सिक्यूटर को, उत्तराधिकारी जिसको निरूपित किया गया था, इसका डी नंबर आंसर होगा। उत्तराधिकारी यानी एक्सिक्यूटर को ट्रांसफर किया जाता है। साझेदार में संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश है। देखिए कह रहा है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, 25 नंबर सवाल है, वो क्या है। तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल में माना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है स्क्रीन पर दोस्तों, मृतक साझेदार के निष्पादन को देय राशि पर साझेदार के मृतक की तिथि को भुगतान तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मृतक साझेदार के निष्पादन को देय राशि पर साझेदार के मृतक तिथि को भुगतान के ब्याज को क्या दे। देखिए यानी इसमें कुछ अभाव हो, प्रश्न में ऐसा डिटेल नहीं दो तो ऐसे आदमी को 6% ब्याज ही दिया जाएगा। 6% भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से 6% दिया जाता है। अगर चर्चा है कि नहीं ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन कुछ अभाव है तब ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर इसको। वसूली खाता, ये सवाल बहुत बार पूछता है, वसूली खाता क्या है। वसूली खाता एक तरह का नाम मात्र खाता है, सिर्फ ऐसे आइटम को लिखा जाता है जिसका वास्तविक कुछ रूप नहीं होता है। वसूली व्यय को वसूली खाते किस भाग में दिखाया जाता है। तो देखिए जो लाइसेंस एक्सपेंस 28 नंबर, आप अच्छी तरह से जानते हैं लाइसेंस एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते को राशि को दर्शाया जाता है। फर्म के समापन पर
फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते को दर्शाया जाता है। देखिए ये बहुत अच्छी सवाल है कि 29 नंबर सवाल में आपसे किया है, साझेदार के ऋण खाते में ट्रांसफर किया जाता है, यानी साझेदार के जो पूंजी खाते के रूप में बनाकर रखा जाता है उसके ऋण खाते में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्म के विघटन पर अपलिखित संपत्ति से वसूली हुई राशि को किसके खाते में जमा किया जाता है? तो देखिए फर्म के कोई भी विघटन हो, कोई भी संपत्ति हो, तो उसके जो भी वसूल होगा वो आपको रिलेशन अकाउंट में ही जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको सी होगा और सी ही इसका आंसर राइट है, परफेक्ट है और सी ही मैच कर रहा है। समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ये थोड़ा सा सवाल आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, ये आपको समान संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व में किया जाता है। अब 32 नंबर जो सवाल मेरे स्क्रीन पर चल रहा है, एक कंपनी में सदस्यों की दायित्व होता है, मतलब कंपनी में सदस्यों के दायित्व क्या होता है? तो देखिए ये थोड़ा सा सवाल अच्छा आता है कि कोई भी कंपनी में पूंजी लगाता है तो उसका लिमिटेड उसकी पूंजी तक ही उसकी दायित्व है, जिसकी पूंजी 10,000 लगा 10,000 नुकसान हो गया 10,000 तक उसका लाभ होता है, इसे लिमिटेड कहा जाता है। इसलिए किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम करके लिमिटेड शब्द लगा लिया जाता है। चलिए 33 नंबर, कंपनी अधिनियम के किसी धारा के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम के किसी धारा के अंतर्गत अंश कटौती निगमन किया जा सकते हैं। कह रहा है कंपनी की किस धारा के तहत जो शेयर पर डिस्काउंट करते हैं वो कौन से धारा में, कौन से सेक्शन में लिखा है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। ये सेक्शन आपको ये वाला सेक्शन है, यानी 53 यानी 53 नंबर सेक्शन काम करता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अंश आवंटन खाता अलॉट, मतलब शेयर अलॉटमेंट कौन से खाते में जाना जाता है? तो शेयर अलॉटमेंट इसे व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट के रूप में जाना जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण के शोधन के पूर्व ऋण पत्र निगमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर ऋण पत्र शोधन में अवश्य हस्तांतरित कर देना चाहिए। देखिए ये 35 नंबर जो सवाल है इसके लिए आपको 25% इसका भाग को शोधन खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रत्येक कंपनी जिसके लिए डीआरडी बनना अनिवार्य है, अगले वर्ष इतना में माल समाप्त होने वाले ऋण पत्रों का कम से कम कितना प्रतिशत 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करने का नियोजन करना चाहिए? ये भी सवाल उसी से कंजेस्टेड सवाल है, यानी 36 नंबर सवाल में कम से कम 15% ट्रांसफर कर देना पड़ता है। ये कंपनी डिवेंचर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग कम जिस चैप्टर पर समय देंगे उसके ऑब्जेक्टिव कम आपको समझ आएंगे, ये क्या रखना है। अब आपको चीज़ और जानकारी देते हैं, इस बार आपके साथ बोर्ड क्या किया है, 100 सवाल का एग्जाम में आएगा और 100 के बाद मतलब ये हुआ कि आपको 50 मारना है, तो आप ऐसे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डिटेल लेके चलिए जिसमें आप निश्चित रूप से आपको फायदा लगे कि हम कवर कर सकते हैं। 37 नंबर सवाल जो हमारे पास है, 37 नंबर सवाल एक खूबसूरत सवाल दिया है, लिख दिया है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, संयुक्त ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एज ऑन क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल, इसके बी आंसर होगा। ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र मतलब ऋण पत्र है, ऋण पत्र का प्रमाण पत्र या ऋण पत्र का प्रमाण पत्र है। ऋणधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार, कंपनी के लेनदार होते हैं, पैसा लेने वाले होते हैं, कंपनी का लेनदार होते हैं। चलिए अच्छा है क्वेश्चन। अब उसके बाद हम 40 नंबर सवाल चलते हैं, यानी 1/3 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आप बहुत कम ही क्वेश्चन बचेगा। लाभांश डैश पर दिया जाता है, लाभांश पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है, जो पेड हो चुका है जिसकी ही लाभांश दिया जाता है। 40 का आंसर आपको चुकता पूंजी डी कहिए। ऋण पत्र अनुपात है डेबिट इक्विटी रेशियो, ए रेशियो। जो 41 नंबर क्वेश्चन है ये शोधन यानी शोधन क्षमता सोल्वेंसी रेशियो के भाग में आते हैं। रेशियो चैप्टर जैसे वीडियो आपको स्क्रीन पर दौड़ेगा आपको बहुत कुछ रेशियो का समझ आने लगेगा, इसलिए रेशियो का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन दोबारा आप जरूर वीडियो देखिएगा तो आप सारे हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए पूछ रहा है कि रोकड़ प्रवाह जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 42 नंबर किसके तहत है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो का चर्चा किया गया, इसलिए इसको 3 रखेंगे। ऋण पत्र पर अधिमूल्य निर्धारित किया जाता है। देखिए प्रीमियम पर डिबेंचर इश्यू किया जाए तो कंपनी के लिए क्या हो सकता है? तो ये कैपिटल गेन हो सकता है, पूंजीगत लाभ हो सकता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। करंट रेशियो का सूत्र पूछ रहा है, तो करंट रेशियो का होता है सूत्र करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, यानी 44 नंबर का आंसर आपको बी होगा। सूत्र इसका याद करेंगे तब आपको बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 45 नंबर का।
निश्चित रूप से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ये पहले सुविधा तो स्टूडेंटों को नहीं मिलती थी, आप लोगों को मिल रही है। अब बस आपको वीडियो खोलना है, हेडफोन लगाना है और आराम से देखना है। बस देखिए, सारे कुछ आपको खुद पर खुद समझ आने लगे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार है। डी प्रवेश करता है तो क्या हो सकता है? फर्म की पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुराने फर्म की पुराने साझेदार का विघटन होगा, पुराने साझेदार के पुनर्गठित होंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछ रहा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करे तो इसका क्या होगा? तो पुरानी साझेदार पुनर्गठित होंगे। पुरानी साझेदार क्या होंगे? पुनर्गठित हो जाएंगे, यानी फिर से उसको अपने हिसाब किताब को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा गैर रोकड़ मद नहीं है? पूछ रहा है 46 में कि निम्न से कौन गैर रोकड़ मद नहीं है। देखिए सवाल पिछले साल का पूछा हुआ सवाल है, तो ये रोकड़ मद है। देखिए ये रोकड़ मद हाई सब डिप्रेशन बिना पैसा वाला है, ये बिना पैसा वाला है। तो ये तीन ही ऑप्शन है, ए बी सी और ये भी है। तो इसमें यानी कैश सेल एक ऐसा जो रोकड़ मद है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। लाभांश समांतर दिया जाता है। फल ऊपर एक सवाल मिला था याचित यानी आपको पेड अप कैपिटल पर, यानी इसका सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर होगा। अब इसके लिए कह रहा है लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो बटा करंट, इसका क्विक और लिक्विड रेशियो का सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र याद करना होगा, सी नंबर होगा। इसका ए सी नंबर होगा, सूत्र इसका याद रखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन से गैर रोकड़ मद है? गैर रोकड़ मद, तो फिर देखिए वही सवाल घुमा फिरा के लिखा है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इन 40 नंबर जो सवाल होगा, देखिए गैर रोकड़ मद है, गैर रोकड़, तो हरास भी गैर रोकड़ मद है और ख्याति भी गैर रोकड़ मद है, यानी दोनों है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों का आंसर सी कर दिया जाएगा। चलिए, साझेदारों के चालू खाते के शेष हमेशा होते हैं। चालू कह रहा है कि जो साझेदार का करंट अकाउंट बनाया जाता है उसका शेष हमेशा क्या होता है? तो देखिए इसके लिए बहुत मतलब कोई जरूरी नहीं कि कोई नियम नहीं, डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं, दोनों साइड हो सकते हैं, इसलिए ऐसा सवाल उठपटांग किया, दोनों साइड हो सकते हैं। दायित्व को चिट्ठी में प्रदर्शित न हो किंतु फर्म के समापन के समय चुका दिया जाए तो क्या कहलाता है? देखिए अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है और ऐसा लायबिलिटी है जो आपको बैलेंस शीट में नहीं हो लेकिन चुकाना है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अकाउंट नंबर का आंसर सी होगा। चलिए, यदि अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि को पूर्णतः भुगतान नहीं किया जाए तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि को पूर्णतः भुगतान नहीं किया जाता तो शेष हस्तांतरण। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, 52 नंबर सवाल है। उसकी अगर किसी पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है और उसकी राशि को हम वापस नहीं कर रहे हैं, तत्काल रोक कर रख रहे हैं, तो उसके लोन खाते में ट्रांसफर कर देंगे, यानी इसका ए नंबर आंसर होगा, ए नंबर होगा। चलिए, ए के बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के रूप में चलेंगे। ये सारे सेट आपको मिल चुका है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारे सेट हमारे पर हो, हम नए स्टूडेंट हैं, तो आपको दो रास्ता है मेरे सेट को प्राप्त करने के लिए। ये सेट को प्राप्त करने के दो रास्ता, एक तो या तो प्ले स्टोर में जाना होगा, प्ले स्टोर से आपको आभा एकेडमी नाम का एक ऐप है, आभा एकेडमी नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना होगा और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल के नाम से सेक्शन होगा, उसी स्टडी मटेरियल में रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐप नहीं लोडेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम लोड करना होगा और टेलीग्राम में आभा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और वहाँ पर आपको हम जो भी आते हैं क्वेश्चन बनकर वहाँ पर भी रख देते हैं, तो ये आपको बेनिफिट होगा। चलिए, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन इतना किया जाता है, फर्म के पुस्तक भी इतना पहले से, सी इतना हिस्सा के लिए दिया जाता है, तो सी को क्या राशि, तो सी देखिए ये सब नहीं, सीधे इसका 1/4 सी लाएगा, यानी 25,000 लाएगा, यानी इसका 25,000 आंसर सीधे होगा। 53 का 25 नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए 53 का 25 नंबर आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 54 का, यानी हमारे पास 54 का, वित्तीय उपकरण को छोड़कर अन्य उपकरण से प्राप्त लाभांश रोकड़ प्रवाह विवरण दिखाया जाता है। 21 फ्लो का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दिया, यानी वित्तीय विवरण, तो इसमें सब इन्वेस्टिंग फेड के पार्ट में डाला जाता है, इन्वेस्टिंग रहता है। वित्तीय उपकरण को छोड़कर अन्य द्वारा ब्याज किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह की किस, इंटरेस्ट ऑफ
पेड को कहाँ दर्शाया जाता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डलाया जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है। सेबी का अनुसार न्यूनतम अव्याध अंश आवंटन के पहले किए क्या होना चाहिए, इन्होंने सेबी करा जो अंश आवंटन किया जाए 56 नंबर सवाल, तो क्या कितना कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नई कंपनी अपने अंशों को निर्भर नहीं कर सकती है, कर डिस्काउंट पर नहीं कर सकता है। एक नई कंपनी अपने अंशों का शेयर डिस्काउंट पर नहीं रिसीव कर सकता है, प्रीमियम पर करे, ऐड पर करे, ऐड फेस पर करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीमियम पर डिस्काउंट पर नहीं कर सकता है, ये सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, चलिए वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश, वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश प्रवाह किस अंतर्गत दिखाया जाता है, ये जो है जो वित्तीय उपकरण के तहत में तो कोई लाभांश कहाँ दिखाया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है, आयकर को भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब ये कहाँ लिखा जाता है, तो ये भी संचालन क्रियाओं में लिखा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाया जाता है। कंपनी उदाहरण है भारत एंड सन्स, जियो, गुप्ता एंड गुप्ता, मैंने कह रहे बताइए इसमें कंपनी कौन कौन हो सकता है, तो इसमें कंपनी कौन होता है, जियो है, जियो कंपनी है, ये भारत एंड सन्स बाप बेटा का दुकान है, ये बाप बेटा का दुकान है, जियो एक भारत का उद्देश्य है। तो चलिए स्क्रीन पर थोड़ा सा आपके लिए हम बता दें, इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर इसके वीडियो को पॉज करके आपने मिला लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और पुनः फिर थर्ड सेट लेकर आएंगे, तब आप नए जुनून जोश से इस वीडियो को देखिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। तो चलिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो, धन्यवाद।